Hello everyone, welcome back. Today we are going to study Operating Systems Unit 2. Let's see the syllabus. सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्रोसेस क्या होता है, कॉन्करेंसी का प्रिंसिपल क्या है और देन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है, देन द टॉपिक ऑफ डेडलॉक्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस जैसे कि हम प्रोग्राम या कोड कहते हैं, उसमें क्या होता है वो दैट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। सिमिलरली प्रोसेस भी यही है, इट इज़ डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर इन अ प्री डिफाइंड ऑर्डर। तो इसको हम प्रोसेस कहते हैं। तो ओएस प्रोसेस को कैसे मैनेज करता है? इट मैनेजेस थ्रू प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी इसको हम कहते हैं। तो पीसीबी के थ्रू प्रोसेस को मैनेज किया जाता है। तो कुछ टर्म्स होते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि प्रोग्राम काउंटर हो गया, स्टैक हो गया, डेटा सेक्शन एंड हीप। तो प्रोसेस का लाइफ साइकिल क्या होता है? सबसे पहले न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड। यहाँ पे प्रोसेस क्रिएट होगा, देन इट इज़ एडमिटेड इनटू द रेडी क्यू। रेडी क्यू हमने पहले भी पढ़ा था यूनिट 1 में शेड्यूलिंग के अंदर। रेडी क्यू क्या होता है? जब प्रोसेस इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड, उसका सब कुछ रेडी है, बस उसको एग्जीक्यूट होना है, इट इज़ वेटिंग फॉर द सीपीयू। तो वो रेडी क्यू में जाता है। उसके बाद इट विल गो इनटू द रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट में जाएगा। अब इसमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं? एक केस हो सकता है कि वो रनिंग में गया है, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा और फिर टर्मिनेट हो जाएगा। एक केस क्या हो सकता है कि उसको कुछ इनपुट आउटपुट चाहिए या फिर कोई इवेंट का वेट है, तो इट विल गो इनटू द वेटिंग क्यू। वेटिंग क्यू में वो जाएगा, वहाँ पे उसका इवेंट जो है वो कंप्लीट होगा। इट विल अगेन गो टू द रेडी क्यू, वहाँ से वो रनिंग में जाकर टर्मिनेट होगा। एक और केस में क्या हो सकता है कि रनिंग के स्टेट में उसको कुछ एरर आता है या कुछ इंटरप्ट आता है, तो वो फिर से रेडी क्यू में जाएगा, वहाँ से दोबारा रनिंग में आएगा एंड देन इट विल टर्मिनेट। दिस वाज द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस। तो अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? ये बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको ओएस मेंटेन करता है, ताकि वो हर एक प्रोसेस को ट्रैक कर सके। वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर करता है, जैसे कि प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन डेटा। इसके अंदर प्रोसेस की आईडी क्या है, यूज़र आईडी क्या है, पेरेंट प्रोसेस क्या था, प्रोसेस की स्टेट अभी वो जस्ट क्रिएट हुआ है, रेडी है, रनिंग है, वेटिंग में है या फिर टर्मिनेटेड है। प्रोसेस प्रोग्राम काउंटर होता है, उसको यहाँ पे देखा जाता है। देन सीपीयू के रजिस्टर्स, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वगैरह में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस की प्रायोरिटी वगैरह या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मेमोरी मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन हो गई, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो गया एंड इनपुट आउटपुट स्टेटस हो गया। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होता है, ताकि ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो सके। कई चीज़ों में इसकी हेल्प होती है। सारा इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोसेस से रिलेटेड है वो यहाँ पे स्टोर होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, हमें पता है क्या होती है, हमने यूनिट 1 में पढ़ा था। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज़ बेसिकली कि एक प्रोसेस से सीपीयू दूसरे प्रोसेस पे जंप कर जाता है, जबकि पहला प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी सीपीयू दूसरे पे जंप कर चुका है, वो दोबारा से इस प्रोसेस पे आएगा आफ्टर दी साइकिल। ऐसे होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये है प्रोसेस P0, यहाँ पे प्रोसेस P1। अभी ये रेड एरो सिंबलाइज कर रहा है कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है अभी P0। इसके बाद क्या होता है, जो हमारा सीपीयू है वो स्विच कर जाएगा प्रोसेस P1 पे। अब P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे जो भी स्टेट थी हमारे इसकी प्रोसेस P0 की, वो पीसीबी में स्टोर हो गई। अब वो क्या करेगा, उसको सेव करके इट विल रीलोड द स्टेट ऑफ PCB1, यानी कि P1 की स्टेट को लोड करेगा, क्योंकि अब उसको उसको रन करना है। उसको रीलोड करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। नाउ अब उसकी जो स्टेट थी वो उसको सेव करेगा और उसके बाद वो P0 को लोड करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है पीसीबी के थ्रू। कॉन्करेंसी का प्रिंसिपल ऑफ कॉन्करेंसी, ये क्या होता है? Concurrency in operating system refers to the capability of an OS to handle more than one task or process at the same time. Concurrency यानी कि concurrently एक से ज़्यादा प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो उनको मैनेज कैसे कर रहे हैं, इसमें इसको देखते हैं। अब इसके अंदर कुछ मेन कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि प्रोसेस जिसको हम कॉन्करेंटली रन करने वाले हैं। थ्रेड क्या होता है?
Thread is a lightweight unit of execution within a process, sharing the same memory space. यानी कि जो प्रोसेस है उसको हम कई बार डिवाइड कर देते हैं थ्रेड्स में। प्रोसेस के ही छोटे वर्जन्स हो जाते हैं थ्रेड। एक एक थ्रेड पैरेलली चलता है, फिर हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, CPU OS rapidly switches the CPU among processes and or threads to give a illusion of simultaneous execution. क्रिटिकल सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द कोड दैट एक्सेसेस द शेयर्ड रिसोर्सेज। शेयर्ड रिसोर्सेज क्या है? ऐसा कोई रिसोर्स जिसको हम शेयर करेंगे बट एक टाइम पे उस रिसोर्स को एक ही प्रोसेस यूज़ कर सकता है। तो ये क्रिटिकल सेक्शन हो जाता है कि एक टाइम पे उसको एक ही प्रोसेस ने यूज़ करना है और वो शेयर भी होगा सब में, एंड मस्ट नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय मोर देन वन प्रोसेस या थ्रेड एट अ टाइम। Synchronization, mechanism to coordinate access to shared resources, preventing data inconsistency. ओके, अब प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल में? यानी कि प्रोसेसेस को कॉन्करेंटली हम वर्क कराएं, उसमें क्या हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहला है रेस कंडीशन। रेस कंडीशन तब होती है जब टाइमिंग अलग अलग है, एक ही वेरिएबल पे उसका असर पड़ता है। जैसे कि टू प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली मॉडिफाइंग अ शेयर्ड वेरिएबल। जैसे काउंट प्लस प्लस कहीं पे कुछ वेरिएबल है तो हम उसको दो बार हम साइमल्टेनियसली मॉडिफाई कर रहे हैं, या फिर उसको दो प्रोग्राम साइमल्टेनियसली मॉडिफाई कर रहे हैं एक ही वेरिएबल को, तो उसकी वैल्यू जो है वो अनप्रिडिक्टेबल बन जाती है और उसे जो हमारा आउटपुट है उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है। डेडलॉक की कंडीशन, डेडलॉक हो सकता है, डेडलॉक को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। स्टारवेशन, इनडेफिनिट ब्लॉकिंग, यानी कि कोई लो प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको CPU मिल ही नहीं पा रहा है, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आता है। लाइव लॉक का कंडीशन, पहले डेडलॉक समझ ही लेते हैं। यहाँ पे डेडलॉक क्या होता है कि दो प्रोसेसेस हैं वो मतलब एक साइकिल में सर्कुलर वेट की कंडीशन में चले जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू P1 ने प्रिंटर को होल्ड कर रखा है लेकिन वो वेट कर रहा है स्कैनर का, और प्रोसेस 2 जो है उसने स्कैनर को होल्ड कर रखा है, वो वेट कर रहा है प्रिंटर का। अब P1 ना ही प्रिंटर को रिलीज़ करेगा और P2 ना ही स्कैनर को रिलीज़ करेगा, तो ये दोनों काफ़ी एक कंडीशन में ऐसे में आ गए हैं जहाँ पे वो स्टक हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ डेडलॉक। अब लाइव लॉक क्या है? यहाँ ये सिमिलर टू डेडलॉक ही है, बट इंस्टेड ऑफ वेटिंग जो प्रोसेसेस हैं वो बार बार रीट्राई करते रहते हैं और वो अपनी स्टेट को चेंज करने का ट्राई करते रहते हैं कि कुछ स्कोप हो सके, कि उनका जो है कुछ बेटर हो सके, वो आगे बढ़ पाए अपने प्रोसेस में। बट इसमें भी क्या होता है, दे एंड अप लूपिंग फॉर एवर, वो लूप से में रह जाते हैं। डेटा इनकंसिस्टेंसी, यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस एंड अपडेट शेयर डेटा कॉन्करेंटली विदाउट प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन। अब सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो फिर इनकंसिस्टेंसीज तो आएंगी ही। ये बैंकिंग के प्रोसेसेस से एग्जांपल दिया हुआ है कि आप एक ही अकाउंट से आप विड्रॉ कर रहे हो विदाउट लॉक्स, तो उससे इनकरेंट बैलेंस शो हो सकता है। अब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है कॉन्करेंसी कंट्रोल में? क्रिटिकल सेक्शन हमने अभी डिस्कस किया है, द सेगमेंट ऑफ कोड विद इन अ प्रोग्राम वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज सच एज मेमोरी फाइल्स और वेरिएबल्स आर एक्सेस्ड, या फिर उसको हम मॉडिफाई भी कर रहे हैं थ्रू प्रोसेस या थ्रेड्स। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। ये इस लूप के जैसा होता है कि सबसे पहले एंट्री सेक्शन है, फिर एक्चुअल क्रिटिकल सेक्शन है, फिर उससे एग्जिट हो रहे हैं हम, एंड देन रिमाइंडर सेक्शन, बाकी का कोड जो भी बचा दैट इज़ द रिमाइंडर सेक्शन, फिर कंडीशंस हैं जो भी हैं। अब रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं गुड क्रिटिकल सेक्शन सॉल्यूशन के? प्रॉब्लम हमने डिस्कस की कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी, अब इनका सॉल्यूशन क्या है? अब इनके सॉल्यूशन का ये कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए एक अच्छे सॉल्यूशन कहलाने के लिए। पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि जो शेयर्ड रिसोर्सेस हैं उनको एक टाइम पे एक ही प्रोसेस उनको एक्सेस कर सकता है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्रिटिकल सेक्शन में क्या है, हम शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं, तो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करेगा। दैट इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नेक्स्ट इज़ प्रोग्रेस। अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो दूसरे को प्रोसेस, जो भी प्रोसेस उसमें आना चाहता है उसको परमिशन मिल जाए, यानी कि प्रोग्रेस होता रहे, कोई भी प्रोसेस जो है वो इंडेफिनेटली वेट में ना जाए। बाउंडेड वेटिंग,
एक लिमिट होना चाहिए हर प्रोसेस का कि वो एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी बार क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं, कितनी बार वो रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद जो प्रोसेस वेट कर रहा था वो एंटर होगा। एक लिमिट होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक ही प्रोसेस बार बार ही वही एक्सेस करे जा रहा है। तो ये हमने 3 पढ़ लिया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग। अब क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं कुछ कॉन्करेंसी कंट्रोल में, इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि क्या होता है इसमें। देयर इज़ अ प्रोड्यूसर जो जनरेट करता है डेटा को, और एक कंज्यूमर होता है जो डेटा को कंज्यूम करता है। इसमें एक बफर होता है हमारे पास, इट्स लाइक एरे क्यू, जो भी इसको समझ लो, एक बफर होता है। प्रोड्यूसर डेटा प्रोड्यूस करके उस बफर में रखता है एंड कंज्यूमर उस बफर से डेटा को कंज्यूम करता है। अब इसमें नीड्स क्या है, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन कैसे इंश्योर कर रहे हैं हम इसमें? सबसे पहली चीज़, फुल बफर। द प्रोड्यूसर मस्ट वेट इफ़ द बफर इज़ फुल टू अवॉइड ओवरफ्लोइंग इट। अगर बफर फुल है तो प्रोड्यूसर उसमें आइटम को ना रखे, पहली कंडीशन। दूसरी है एम्प्टी बफर। अगर बफर एम्प्टी है तो कंज्यूमर उसमें से आइटम कंज्यूम करने का कोशिश ना करे। अगली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एक टाइम पे एक ही प्रोसेस बफर को एक्सेस कर सकता है, या तो प्रोड्यूसर उसमें आइटम को रखेगा या तो कंज्यूमर उसमें से आइटम को कंज्यूम करेगा। वो साइमल्टेनियसली नहीं होना चाहिए कि प्रोड्यूसर रख रहा है और कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। सो ये 3 कंडीशन यहाँ पे हमें सिंक्रोनाइजेशन की फुलफिल करनी है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। रीडर राइटर प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास एक अज्यूम करो कि एक डॉक्यूमेंट है, एक शेयर रिसोर्स है और उसमें रीडर और राइटर है। तो मल्टीपल रीडर्स कैन एक्सेस द शेयर डेटा साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो एक मान लो प्रेजेंटेशन है तो उसको बहुत सारे रीडर्स एक टाइम पे रीड तो कर सकते हैं, तो एक टाइम पे ज़्यादा रीडर्स हो सकते हैं। लेकिन हम डेटा को एक ही टाइम पे एक ही व्यक्ति उसको मॉडिफाई कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मल्टीपल पीपल आर मॉडिफाइंग डेटा। तो जब राइटर राइट करेगा तो उस टाइम पे ना ही कोई रीडर हो सकता है ना ही कोई राइटर हो सकता है, बट एक टाइम पे वी कैन हैव मल्टीपल रीडर्स। डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम क्या है कि देयर इज, इसमें क्या होता है, वी हैव अ सर्कुलर टेबल जिसके ऊपर 5 फिलोसफर्स आर सीटेड। अब उनके राइट और लेफ्ट पे एक चॉपस्टिक है, और क्या होता है इसमें, अ फिलोसफर नीड्स बोथ देयर राइट एंड लेफ्ट चॉपस्टिक्स टू ईट। A hungry philosopher may only eat if there are both chopsticks available. Otherwise, a philosopher puts down their chopstick and begin thinking again. अगर फिलोसफर के पास राइट और लेफ्ट दोनों चॉपस्टिक्स हैं देन ही विल स्टार्ट ईटिंग, अदरवाइज ही विल थिंक। तो ये कंडीशन है कि दोनों होनी चाहिए उसके पास, तभी वो ईट करेगा, नहीं तो वो थिंक करने लग जाएगा। ये कंडीशन, और सबके पास दोनों हो नहीं सकती हैं। वी हैव 5 पीपल एंड 5 चॉपस्टिक्स एंड वन पर्सन नीड्स टू, बोथ राइट एंड लेफ्ट। दिस इज द डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स के। एक तो है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है, पीटरसन्स एल्गोरिदम है। दूसरे हैं ओएस लेवल के सॉल्यूशंस। पहले देखते हैं हम पीटरसन्स एल्गोरिदम के। इसमें क्या होता है, इसमें हम दो प्रोसेसेस के बीच में म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करते हैं। अब हम देखते हैं वो कैसे करेंगे। पीटरसन्स एल्गोरिदम में दो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। पहला है फ्लैग, शोज वेदर प्रोसेस आई वांट्स टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, और टर्न indicates whose turn it is to enter if both processes want to enter the critical section at the same time. फ्लैग क्या कर रहा है, वो बता रहा है whether the process I wants to enter, और टर्न बता रहा है कि किसका टर्न है एंटर करने के लिए। तो इन दो वेरिएबल्स को यूज़ करके पीटरसन एल्गोरिदम वर्क करता है। एल्गोरिदम में क्या होता है, फ्लैग, आप प्रोसेस आई के लिए देख रहे हैं अभी हम, फ्लैग आई ट्रू, आई वॉन्ट्स टू एंटर, बट टर्न इक्वल टू जे, टर्न जे का है तो मीन्स गिव द रिसोर्स का एक्सेस टू जे। तो वाइल फ्लैग जे एंड टर्न इक्वल जे, इफ बोथ दी कंडीशंस आर ट्रू, तो वाइल में ट्रू आएगा एंड वाइल एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जे वॉन्ट्स टू एंटर एंड टर्न भी जे का है, तो उस केस में जे हमारा जो है वो एंटर कर जाएगा क्रिटिकल सेक्शन को, और फ्लैग आई को हम फॉल्स कर देंगे कि वो एंटर नहीं कर सकता है बिकॉज जे वॉन्ट्स टू एंटर और टर्न भी जे का है। ऐसे वर्क करता है ये।
पीटरसन्स एल्गोरिदम। अब है सेमाफोर्स क्या होता है। दिस इज ये हमने जो पढ़ा ये था सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन, ये है ओएस लेवल का सोल्यूशन। अब पहले हम समझते हैं कि सेमाफोर क्या होता है। सेमाफोर रेफर्स टू अ नॉन नेगेटिव इंटीजर वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल जो कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है उसको हम सेमाफोर कहते हैं। अब सेमाफोर जो है वो दो टाइप के होते हैं, बाइनरी सेमाफोर एंड काउंटिंग सेमाफोर। बाइनरी सेमाफोर, बाइनरी मीन्स टू, ज़ीरो और वन। तो बाइनरी सेमाफोर दो ही वैल्यूज़ ले सकता है, ज़ीरो या वन। ठीक है। काउंटिंग सेमाफोर यानी कि ये मल्टीपल n वैल्यू ले सकता है, कुछ भी वैल्यू ले सकता है। जनरली इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो सेमाफोर्स के लिए हमें दो फंक्शंस को स्टडी करना पड़ता है, वेट फंक्शन और सिग्नल फंक्शन। वेट फंक्शन में क्या होता है, the p function decrements the value of its argument as if it is positive. If it is negative or zero तो no operation is performed। ठीक है, तो ये फंक्शन का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, while s is less than equal to ज़ीरो, यानी कि वो नेगेटिव या ज़ीरो है तो कुछ नहीं हो रहा है। अदरवाइज s माइनस माइनस, यानी कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो वो उसको डिक्रीमेंट कर देगा। दैट इज़ p फंक्शन, और इसको हम वेट फंक्शन भी कहते हैं। सिग्नल फंक्शन, इसका जो भी आर्ग्यूमेंट होगा ये उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, सिंपल। सिग्नल फंक्शन और वी फंक्शन इसको बोलते हैं और ये वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। वेट फंक्शन और पी फंक्शन अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो वो उसको डिक्रीमेंट करता है। अब हम आगे देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का यूजिंग सेमाफोर्स। तो इसके लिए हम तीन सेमाफोर्स को यूज़ करते हैं। पहला है म्यूटेक्स। तो म्यूटेक्स हमारा क्या हो गया, जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर कर रहा है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या था कि एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन को एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है, और यहाँ पे हमारा क्रिटिकल सेक्शन क्या है, हमारा बफर है। तो यहाँ पे या फिर प्रोड्यूसर इसको एक्सेस कर सकता है या फिर कंज्यूमर एक्सेस कर सकता है। ये इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि ओनली वन ऑफ देम डज दैट। तो उसको इनिशियलाइज करा हुआ है हमने वन पर, यानी कि अभी फ्री है, अभी कोई भी एक्सेस कर सकता है। एम्प्टी, एम्प्टी क्या है, काउंटिंग सेमाफोर है, इसकी वैल्यू n हो सकती है। ये दिखाता है कि कितने एम्प्टी स्लॉट्स हैं हमारे बफर में। इनिशियलाइज होता है n पे कि स्टार्टिंग में पूरा बफर हमारा एम्प्टी है, बफर साइज के जितना इसका साइज होता है फुल। दिस इज ऑल्सो काउंटिंग सेमाफोर, ये काउंट करता है नंबर ऑफ फिल्ड स्लॉट्स इन दी बफर। इट इज़ इनिशियलाइज टू ज़ीरो। हम देखते हैं कि ये प्रोड्यूसर कोड और कंज्यूमर कोड क्या है। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सबसे पहले प्रोड्यूस आइटम फंक्शन है, प्रोड्यूस आइटम, आइटम को हमने प्रोड्यूस करा, उसके बाद वी विल वेट, वेट फंक्शन लगाएंगे हम एम्प्टी पे, वेट फॉर अ एम्प्टी स्लॉट। तो वेट फंक्शन क्या करता है, अगर हमने यहाँ पे देखा था, जो हमारा वेट फंक्शन है वो क्या करता है, इफ़ वैल्यू इज़ पॉजिटिव तो वो उसको डिक्रीमेंट कर देगा। और हमारे एम्प्टी की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, एन है, कोई पॉजिटिव है तो उसको डिक्रीमेंट करेगा। तो हमारा एक एम्प्टी स्लॉट कम होगा क्योंकि हम उसमें आइटम को प्रोड्यूस करके रखने वाले हैं। अब वेट म्यूटेक्स, वेट की वैल्यू को भी डिक्रीमेंट करो, इनिशियलाइज्ड वन पे थी उसको ज़ीरो कर दो, मतलब अब रिसोर्स लॉक कर लिया है हमने। अब हम आइटम को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद वी विल टू दी सिग्नल फंक्शन टू दी म्यूटेक्स। सिग्नल फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, यानी कि म्यूटेक्स की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होगी, फिर से वन चली जाएगी, मतलब हमने अब रिसोर्स को रिलीज़ कर दिया। नाउ सिग्नल फुल, एक हमारा स्लॉट फुल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बस ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर कोड। सबसे पहले हमने क्या करा, आइटम को प्रोड्यूस करा, उसके बाद हमने एम्प्टी स्लॉट को डिक्रीज करा, फिर हमने म्यूटेक्स यानी कि हमने रिसोर्स को लॉक करा, फिर उसके बाद हमने जो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना था हमने वो किया, उसके बाद हमने रिसोर्स को रिलीज़ करा, एंड देन हमने फुल की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। वी हैव इंक्रीज द काउंट ऑफ द फिल्ड स्लॉट्स। दिस वाज द प्रोड्यूसर कोड। अब कंज्यूमर कोड में क्या होगा, सबसे पहले हम फुल आइटम के लिए वेट करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि वो ज़ीरो है, यानी कि वेट फॉर एन अवेलेबल आइटम। वेट फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा, तो इसकी वैल्यू को वो डिक्रीमेंट करेगा इफ इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, उसके बाद वेट म्यूटेक्स, अब हम एंटर करें क्रिटिकल सेक्शन में तो हम उसको रिसोर्स को लॉक करेंगे, आइटम को हम स्टोर कर लेंगे, आइटम वेरिएबल में हम स्टोर कर लेंगे आइटम को बाय रिमूव आइटम फंक्शन। उसके बाद हम एग्जिट करेंगे क्रिटिकल सेक्शन को, सिग्नल म्यूटेक्स यानी कि म्यूटेक्स की वैल्यू को दोबारा से इंक्रीमेंट कर देंगे,
सिग्नल एम्प्टी, इंक्रीज द काउंट ऑफ एम्प्टी स्लॉट्स। अब एम्प्टी स्लॉट इंक्रीज हो गया क्योंकि हमने एक आइटम को कंज्यूम कर लिया है। ओके, देन कंज्यूम आइटम, सिंपल। ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूजिंग सेमाफोर्स। अब हम देखते हैं रीडर राइटर प्रॉब्लम। रीडर राइटर प्रॉब्लम क्या थी कि एक टाइम पे मल्टीपल रीडर्स हो सकते हैं, और अगर राइट कर रहा है तो एक टाइम पे एक ही राइटर होगा, उस टाइम पे ना ही कोई रीडर हो सकता है ना ही कोई दूसरा राइटर हो सकता है। तो इसमें कौन से सेमाफोर्स यूज़ होते हैं? एक यूज़ होता है RW म्यूटेक्स। ये एक बाइनरी सेमाफोर है जिसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं फिर से 1 पर। टू कंट्रोल एक्सेस टू द शेयर्ड रिसोर्स राइटर्स गेट एक्सक्लूसिव लॉक। हाँ, ये जैसे हमने पहले म्यूटेक्स था, ये उसी के जैसा म्यूटेक्स है जो कि शेयर्ड रिसोर्स पे एक्सेस को कंट्रोल करता है। म्यूटेक्स क्या है? ये भी बाइनरी सेमाफोर है, इसको भी हम इनिशियलाइज करें 1 पे। ये प्रोटेक्ट करता है रीड काउंट वेरिएबल को, यानी कि ये म्यूटेक्स स्पेसिफिकली रीड काउंट वेरिएबल के लिए है। रीड काउंट वेरिएबल क्या है? इंटीजर वेरिएबल टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ मेनी रीडर्स आर करंटली रीडिंग। रीड काउंट चेक करता है कि एक टाइम पे कितने रीडर्स हैं, और म्यूटेक्स स्पेसिफिकली इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए हम यूज़ करेंगे। अब रीडर कोड क्या है? वेट म्यूटेक्स, यानी कि अगर म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको डिक्रीमेंट करो, यानी कि रिसोर्स को लॉक कर लो। यानी कि अब हम रीड काउंट को हमने लॉक कर लिया। अब रीड काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ करो। अब रीड काउंट में एक रीडर आ चुका है, ठीक है, हमने वैल्यू इंक्रीज़ कर दी। वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ रीडर्स, एक रीडर हो गया। नाउ इफ रीड काउंट इज इक्वल टू 1, अब एक रीडर है हमारे पास, तो फर्स्ट रीडर रिसोर्स को लॉक कर सकता है। तो वेट RW म्यूटेक्स। RW म्यूटेक्स क्या है? टू कंट्रोल द एक्सेस टू द शेयर्ड रिसोर्स। यहाँ पे वो एक्चुअली रिसोर्स को मतलब एक्सेस करता है। तो हमने उस पे वेट लगाया, यानी कि उसको लॉक कर लिया यहाँ पे। अब हम म्यूटेक्स की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे क्योंकि हमने रीड काउंट पे जो हमारा काम था वो ख़त्म हो गया। तो अपने म्यूटेक्स को दोबारा से इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि रिलीज़ कर दिया हमने अब उसको। अब यहाँ पे एक्चुअल रीडिंग टेक प्लेस होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम रिसोर्स को रिलीज़ करेंगे। दिस पार्ट वाज़ कि हमने जहाँ पे रिसोर्स को लॉक करा, अब हम इस पार्ट में रिसोर्स को रिलीज़ करेंगे। सबसे पहले वेट म्यूटेक्स, फिर से हमें रीड काउंट को एक्सेस करना है तो हम पहले म्यूटेक्स को लॉक करेंगे वेट म्यूटेक्स के थ्रू, वो हमने कर लिया। अब हम रीड काउंट की वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे। अब वो रीडर जो है वो अपने रिसोर्स को रिलीज़ कर रहा है, तो हमने उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ कर दिया। नाउ देयर इज़ नो रीडर, दैट इज़ रीड काउंट इज़ इक्वल टू 0। तो आप RW म्यूटेक्स की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दो, दैट इज़ लास्ट रीडर रिलीजेस द रिसोर्स। उसने रिसोर्स को रिलीज़ कर दिया। नाउ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को भी रिलीज़ कर दो। अब काम ख़त्म हो चुका हमारा रीडिंग का। दिस वॉज द रीडिंग। दिस सेक्शन इम्प्लाइज कि हमने यहाँ पे रिसोर्स को लॉक करा है, इस सेक्शन में हमने रिसोर्स को रिलीज़ करा है, यानी कि लास्ट रीडर ने रिसोर्स को रिलीज़ करा है। फर्स्ट रीडर रिसोर्स को लॉक करेगा, उसको फिर लास्ट रीडर रिलीज़ करेगा, क्योंकि एक टाइम में मल्टीपल रीडर्स भी हो सकते हैं। अब राइटर कोड में क्या है, ये थोड़ा सिंपल ही है। इसमें तो बस हमने RW म्यूटेक्स का ध्यान रखना है। इसमें बस RW म्यूटेक्स को हमने लॉक करा, उसके बाद राइटिंग हुआ, फिर उसके बाद हमने RW म्यूटेक्स को रिलीज़ कर दिया। यहाँ पे हमें मल्टीपल राइटर्स हो सकते हैं एक टाइम पे, आई मीन मल्टीपल रीडर्स हो सकते हैं एक टाइम पे, तो इसलिए हमने रीड काउंट को हम यूज़ करते हैं मल्टीपल रीडर्स को ट्रैक करने के लिए। और इस वेरिएबल को एक टाइम पे एक ही बार हम चेंज करें, इसलिए म्यूटेक्स को यूज़ करते हैं। दिस वॉज द सोल्यूशन फॉर रीडर राइटर प्रॉब्लम। अब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इन OS, ये क्या होता है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन। OS में जनरली जो प्रोसेसेस होते हैं, दे आर आइसोलेटेड, बट IPC जो है, इट प्रोवाइड्स दी टूल्स फॉर देम टू कोऑपरेट। अब हमें इसकी ज़रूरत क्या है? कम्युनिकेशन की हमें ज़रूरत क्या है प्रोसेसेस को? इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मल्टीपल एप्लीकेशंस यानी कि ब्राउज़र्स, टेक्स्ट एडिटर्स हो गए, दे एक्सेस कॉमन डेटा, तो उनके बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर होना चाहिए। कंप्यूटेशन स्पीड अप, इससे हमें एक लार्ज टास्क को हम पैरेलली हम उसको रन कर सकते हैं, तो हम कंप्यूटेशनली हमें एफिशिएंट हो जाता है। मॉड्यूलैरिटी, मॉड्यूलैरिटी का मतलब होता है कि हम एक बिगर प्रोसेस को हम छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स। तो उसमें हम कम्युनिकेशन है उन मॉड्यूल्स में, तो वो चीज़ से कम्युनिकेशन बेटर होगा। कन्वीनियंस, ईज़ियर डेवलपमेंट ऑफ क्लाइंट सर्वर सिस्टम, चैट सिस्टम्स वगैरह।
अब दो मेथड्स होते हैं आईपीसी के, शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। शेयर्ड मेमोरी, कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर्स यूजिंग अ शेयर्ड मेमोरी। अब क्या होता है इसमें कि जो एक शेयर्ड मेमोरी होता है उसमें दोनों प्रोसेसर्स सेम मेमोरी में काम कर रहे होते हैं, तो फ्रॉम देयर दे कैन शेयर इंफॉर्मेशन, और प्रोसेसर्स कैन यूज shared memory for extracting information as a record from another process as well as for delivering any specific information to the other process। एक रिकॉर्ड की तरह उसको शेयर्ड मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं या तो कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए भी। मैसेज पासिंग, इसमें क्या होता है कि मैसेज पासिंग इज़ अ मेथड वेयर प्रोसेसेस कम्युनिकेट बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस टू एक्सचेंज डेटा। एक प्रोसेस मैसेज को सेंड करता है, अदर प्रोसेस उसको रिसीव करता है, इससे इंफॉर्मेशन शेयर होती है। इसमें सॉकेट्स, मैसेज क्यूज़ या पाइपलाइंस वगैरह का यूज़ किया जाता है। नाउ प्रोसेस जनरेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। हम प्रोसेस का हमने बहुत डिस्कस किया स्टार्टिंग में। अब प्रोसेस जनरेट कैसे होता है, क्रिएट कैसे होता है प्रोसेस। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है अ रिक्वेस्ट फॉर प्रोसेस क्रिएशन। प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए एक रिक्वेस्ट किया जाता है यूजिंग सिस्टम कॉल्स। और प्रोसेस को क्रिएट करने का रिक्वेस्ट जो है वो भी कोई और प्रोसेस ही तो कर रहा होगा, तो उसको हम पेरेंट प्रोसेस कहते हैं। वो सिस्टम कॉल्स करता है, जैसे कि कुछ कमांड्स होगा यूनिक्स में, फॉर्क वगैरह, उसके थ्रू हम प्रोसेस को क्रिएट करते हैं। सेकेंड स्टेप इज एलोकेट पीसीबी। अब सब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो एलोकेट होगा। ओएस उसके लिए एक पीसीबी क्रिएट करेगा जिसमें उसका सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा। नेक्स्ट, लोड प्रोग्राम इनटू मेमोरी। अब हम प्रोग्राम को, अब एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में है, उसको हम रैम में लोड करेंगे। अब उसके बाद वी विल एलोकेट रिसोर्सेज, उसको सीपीयू, टाइम, मेमोरी, फाइल्स, ये सब हम उसको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो एलोकेट करेंगे। नेक्स्ट, इनिशियलाइज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि उसको प्रोग्राम काउंटर मिलेगा और इनिशियलाइज रजिस्टर, स्टैक्स, जो भी इनपुट आउटपुट बफर्स चाहिए उसको एग्जीक्यूशन के लिए। अब वो कम्प्लीटली रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए। अब हम उसको इंसर्ट करेंगे रेडी क्यू में। अब प्रोसेस शेड्यूलिंग, ठीक है। प्रोसेस शेड्यूलिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस मैनेजर दैट हैंडल्स द रिमूवल ऑफ द रनिंग प्रोसेसेस फ्रॉम द सीपीयू एंड द सिलेक्शन ऑफ अनदर प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। या तो प्रोसेस जो कंप्लीट हो गए हैं उनको हटाना सीपीयू से, या फिर मतलब प्रोसेसेस को सिलेक्ट करना बेस्ड ऑन सम स्ट्रैटेजी। और वो कैसे होता है, अब इसके लिए हमारे पास शेड्यूलर्स होते हैं। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसमें पहला है शेड्यूलर्स। शेड्यूलर क्या करते हैं, वो शेड्यूल करने के लिए डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोसेस रन होगा अभी अभी इस स्टेज पे। तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करते हैं, दे सिलेक्ट जॉब्स फ्रॉम डिस्क। वो डिस्क से, वो डायरेक्टली डिस्क से ही वो जॉब को सिलेक्ट करता है मेन मेमोरी में। ये मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को भी कंट्रोल करता है। अब है मीडियम टर्म शेड्यूलर, ये सस्पेंड करते हैं, रिज्यूम करते हैं प्रोसेसेस को, और ये स्वैपिंग में यूज़ होता है। एक प्रोसेस को हमने सस्पेंड कर दिया और हम किसी सस्पेंडेड प्रोसेस को हम रिज्यूम भी करेंगे दोबारा, तो वो काम होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर का। अगला है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, इसको सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। इट सिलेक्ट्स प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू, यानी कि जो रेडी क्यू है उससे प्रोसेसेस को सिलेक्ट करना कि अभी कौन सा रन होगा। तो सिंपल है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये डायरेक्टली डिस्क से जॉब्स को सिलेक्ट करता है। मीडियम टर्म शेड्यूलर ये स्वैपिंग में हेल्प करता है, ये सस्पेंड या रिज्यूम करता है प्रोसेसेस को। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ये रेडी क्यू में से सिलेक्ट करता है प्रोसेस को। क्यूज़ कौन कौन से हमारे पास, क्यूज़ हमने पहले भी पढ़ा था रेडी क्यू शेड्यूलिंग में। वैसे ही हमारे पास और भी क्यूज़ होते हैं, जैसे कि जॉब क्यूज़ में सारे प्रोसेसेस स्टोर होते हैं जो भी हमें एग्जीक्यूट करने हैं। रेडी क्यू में कौन से प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हैं, यानी कि वो सारे प्रोसेस हो चुके हैं, तो वो रेडी क्यू में स्टोर्ड होते हैं। और वेटिंग क्यू, कोई वेट इनपुट आउटपुट इवेंट है जिसका वेट है तो वो वेटिंग क्यू में होता है। देन डिवाइस क्यू, किसी स्पेसिफिक डिवाइस का वेट है, यानी किसी रिसोर्स का वेट है, तो वो डिवाइस क्यू में जाते हैं। प्रोसेस, अच्छा इसके अंदर नेक्स्ट है डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या करता है, ये एक मॉड्यूल है दैट गिव्स कंट्रोल ऑफ सीपीयू टू द प्रोसेस चोजन बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ये यानी कि जो प्रोसेस अब सिलेक्ट हुआ है ये उसको डिस्पैच करता है, ये परफॉर्म करता है कॉन्टेक्स्ट स्विच
सेव या रिस्टोर द प्रोसेस स्टेज, और मोड स्विच, कर्नल से यूज़र मोड से कर्नल मोड के बीच में स्विच करते हैं डिस्पैचर। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जैसे कि हमने पहले पढ़ी थी यूनिट 1 में, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, दैट इज़ ऑल्सो कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग। और पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसको हम पहले ही काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेडलॉक। व्हाट इज डेडलॉक? डेडलॉक इज अ स्टेट इन विच 2 or more processes are unable to proceed। इस डायग्राम से हम इसको देखते हैं। रिसोर्स 1 है, ये असाइंड है प्रोसेस 1 को, और जो प्रोसेस 1 है वो वेट कर रहा है रिसोर्स 2 का, और जबकि जो रिसोर्स 2 है इट इज असाइंड टू प्रोसेस 2, और प्रोसेस 2 वेट कर रहा है रिसोर्स 1 का। तो यहाँ पे क्या, एक साइकिल ऑफ डिपेंडेंसीज है, और जो हमारा सिस्टम है ये एक स्टक हो चुका है, या आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा है, तो उसको ओएस का इंटरवेंशन चाहिए कि वो इनको अनलॉक कर सके। तो ये कंडीशन हो जाती है डेडलॉक की। The deadlock is a state in which 2 or more processes are unable to proceed because each is waiting for a resource that the other holds. Process 1 is waiting for a resource that is held by another process. तो ये एक डिपेंडेंसीज का साइकिल जहाँ पे बनता है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक। तो कंडीशंस हैं कुछ जिनको हम कॉफमैन कंडीशंस कहते हैं। अगर ये कंडीशंस सारी की सारी 4 कंडीशंस हैं, अगर ये साइमल्टेनियसली फुलफिल हो जाती हैं, ट्रू हो जाती हैं, तो हमारा सिस्टम डेडलॉक में हो जाता है। पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एटलीस्ट 1 रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन अ नॉन शेयरेबल मोड। कम से कम एक ऐसा रिसोर्स होना चाहिए कि जिसको हम शेयर नहीं कर सकते, यानी कि एक टाइम पे उसको एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है। होल्ड एंड वेट, a process holding at least one resource is waiting to acquire more resources। होल्ड एंड वेट का कंडीशन होना चाहिए, एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को होल्ड कर रखा है, वो साथ में दूसरे के लिए वेट भी कर रहा है। नो प्रीम्पशन, कि हम फोर्सिबली किसी भी रिसोर्स को ले नहीं सकते अनलेस वो वॉलंटरीली उसको रिलीज ना करे, फोर्सफुली नहीं कर सकते हम यहाँ पे। सर्कुलर वेट, यानी कि एक डिपेंडेंसीज का लूप बने, एक साइकिल बने, तो डेडलॉक होता है उस केस में। These 4 should fulfill, then the system is in deadlock। अब मेथड्स क्या हैं डेडलॉक को हैंडल करने के? पहला है डेडलॉक प्रिवेंशन, उसके होने से पहले ही हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन में बेसिकली बस इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू ना हो पाए, इसको इंश्योर करो कि एटलीस्ट एक कंडीशन ऐसी हो जाए जिसको हम जो फॉल्स हो जाए, तो हम बचा सकते हैं डेडलॉक। जैसे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, एक रिसोर्स ऐसा हो जाए कि जिसके मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, जिसको हम शेयर कर सकते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा। इसके बाद है डेडलॉक अवॉइडेंस, इसमें हम देखेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम, फिर उसके बाद है डिटेक्शन और रिकवरी। डेडलॉक अवॉइडेंस, इसमें हम केयरफुली डिसीजन लेते हैं कि कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस को एलोकेट करना है, ताकि जो हमारा सिस्टम है वो एक सेफ स्टेट में रहे और वो डेडलॉक की कंडीशन अगर ना हो। The OS analyzes each resource request and decides whether granting it keeps the system in safe state। अगर yes तो allocate करो, if no, if the system is going into unsafe state तो उस प्रोसेस को वेट में डालो, उसको वो allocate नहीं होगा उस टाइम पे। अब अवॉइडेंस के अंदर होती है बैंकर्स एल्गोरिथम। लेट्स सी बैंकर्स एल्गोरिथम। तो बैंकर्स एल्गोरिथम एक डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक है, इसको हम तब यूज करते हैं व्हेन वी हैव मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स कैटेगरीज। इसके अंदर रिसोर्स की कैटेगरीज होंगी और सबके मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं, वो सब एक ही टाइम पे एक ही रिसोर्स को एलोकेट, एक ही प्रोसेस को एलोकेट हो सकते हैं। एंश्योर्स द सिस्टम रिमेन्स इन अ सेफ स्टेट बाय केयरफुली एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड अवॉइडिंग अनसेफ स्टेट। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो यूज होते हैं। पहला है अवेलेबल, हमारे पास एक एरे हो सकता है जिसके अंदर हमें अवेलेबल रिसोर्सेज गिवन है। अब जब हमारे पास क्वेश्चन होगा जो न्यूमेरिकल आएगा, उसमें हमें क्या गिवन होगा, पहले तो हमें गिवन होगा कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या हैं, कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं। जैसे यहाँ पे 3 टाइप के रिसोर्सेज हैं, ए, बी और सी, और हमें या तो क्वेश्चन में दिया होगा कि टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल कितने हैं। जो अवेलेबल हैं या तो वो करंटली अवेलेबल होगा या तो वो टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल होगा। अब हम देखेंगे कि इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। और सेकंड है मैक्स, कि मैक्सिमम डिमांड ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप, कि एक प्रोसेस को हर टाइप के रिसोर्स का कितना डिमांड है, दैट इज मैक्स। और एलोकेशन क्या है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज करंटली एलोकेटेड टू दी प्रोसेस,
कि अभी करंटली हमने कितने रिसोर्सेज एलोकेट कर रखे हैं ऑलरेडी प्रोसेस को। अब हम खुद सोच सकते हैं कि नीड मैट्रिक्स क्या होगी। नीड मैट्रिक्स होगी कि रिमेनिंग रिसोर्सेज कितने चाहिए हर एक प्रोसेस को, हर एक टाइप के। न्यूमेरिकल से देखते हैं इसको। हमारे पास जो न्यूमेरिकल होगा उसमें हमें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज गिवन है, टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल गिवन है, यहाँ पे एक हमें प्रोसेसेस का लिस्ट दिया है, एक एलोकेशन मैट्रिक्स है, मैक्स मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टोटल रिसोर्सेज हैं, लाइक ए के वी हैव 10, बी के 5 एंड सी के 7, तो ये क्या है, ये इसके अंदर हमने एलोकेटेड रिसोर्सेज को काउंट किया हुआ है। हमारे पास टोटल रिसोर्सेज इतने हैं जिनमें से इतने रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं। तो ये करंटली अवेलेबल रिसोर्सेज हमें निकालने होंगे, हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि अभी करंटली अवेलेबल कितने हैं जिसको हम आगे एलोकेट कर सकते हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंटली अवेलेबल रिसोर्सेज, टोटल रिसोर्सेज माइनस द एलोकेटेड वंस। करंटली अवेलेबल में हमें चाहिए तो हम एलोकेटेड रिसोर्सेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल रिसोर्सेज में से। तो हम एलोकेटेड रिसोर्सेज कैसे निकालेंगे? ए के कितने हैं, सबको ऐड कर दो टोटल को, तो दैट इज 7। बी के लिए इन सबको ऐड करेंगे, बी के जो एलोकेटेड है 2, सी के हो गए 5। तो हमने टोटल में से इन सबको एलोकेटेड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमारे पास ए के कितने एलोकेट टोटल थे, 10 थे, बी के 5 थे, सी के 7 थे। इनको हमने सब्ट्रैक्ट करा, हमारे पास करंटली अवेलेबल आ गए 3, 3 एंड 2। अब क्या होगा, ये हमारा स्टेप 1 था। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, या तो उसमें हमें टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल दिए होंगे या तो हमें करंटली अवेलेबल डायरेक्टली दिया होगा। अगर हमें करंटली अवेलेबल दिया हुआ है तो हमें ये कैलकुलेट करने का कोई नीड नहीं है उस केस में। अगर हमें टोटल अवेलेबल दिए हुए हैं तभी हम ये वाला स्टेप परफॉर्म करेंगे और हम करंटली अवेलेबल निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन में हमें करंटली अवेलेबल दिया होगा, कुछ में हमें टोटल रिसोर्सेज दिए होंगे। तो अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में हम कैलकुलेट करेंगे नीड मैट्रिक्स। नीड मैट्रिक्स क्या होती है? मैक्सिमम रिसोर्सेज जितने चाहिए माइनस एलोकेटेड। मैक्सिमम नीड है 10 की और हमने 2 ऑलरेडी ही दे रखे हैं, तो हमें कितने चाहिए? सिर्फ 8 चाहिए। तो इस लॉजिक से हम यहाँ पे नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं, मैक्स में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं करंटली एलोकेटेड। जैसे कि P1 के लिए क्या होगा, 7 - 0 7, 5 - 1 4, 3 - 0 3, दिस इज आवर नीड मैट्रिक्स। ऐसे हम सभी प्रोसेस के लिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब स्टेप 3 में हम एक्चुअली हम एक एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम कैसे जज करेंगे कि क्या सेफ है इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना? उसके लिए हम चेक करेंगे कि जितनी रिसोर्सेज की उसको नीड है, क्या वो लेस देन और इक्वल टू है अवेलेबल के। जितने रिसोर्सेज उसको चाहिए वो अवेलेबल से कम हो या उसके इक्वल हो, तभी उसकी डिमांड फुलफिल होगी और तभी वो एग्जीक्यूट हो सकता है। जैसे P1 के लिए नीड थी 743 की, अभी हमने कैलकुलेट किया था, और करंटली अवेलेबल कितने हैं? 3, 3 और 2। तो ये कम तो नहीं है, ज़्यादा है, तो हम इसको अभी के लिए एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो हम चले जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस पे, P2 पे। तो क्या हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं? इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये एग्जीक्यूट होगा और P2 अपने एलोकेटेड रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका है। तो हम अवेलेबल रिसोर्सेज को अपडेट कर देंगे। अवेलेबल रिसोर्सेज कितने थे? 3, 3 और 2। अब P2 ने कितने रिलीज कर दिए? 2, 0, 0। अब हमारे पास नए अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हो गए? 5, 3 और 2। अब हम इसके बेस पे हम बाकी प्रोसेसेस को चेक करेंगे। P3 को चेक करेंगे, क्या हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर एक रिसोर्स पे एक्सीड कर रहा है तो भी हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अब P4 को चेक करेंगे, क्या ये एग्जीक्यूट हो सकता है? हो सकता है। अब हम अवेलेबल मैट्रिक्स को अपडेट कर देंगे। P5 को चेक करेंगे, ये भी एग्जीक्यूट हो सकता है। फिर से हम अवेलेबल मैट्रिक्स को अपडेट करेंगे, अब इसके बेस पे चेक होगा। अब P5 तक हमने चेक कर लिया, यानी कि हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गया, लेकिन हमारे 2 प्रोसेसेस रह गए थे जो पहले एग्जीक्यूट नहीं हो पाए थे। अब हम फिर से उनको चेक करेंगे, अब हो सकता है क्या एग्जीक्यूट? अब हो सकता है। तो अब हम इसके अवेलेबल मैट्रिक्स को अपडेट करेंगे। फिर से हम P3 को चेक करेंगे, ये भी एग्जीक्यूट हो सकता है, तो हम इसके लिए भी करेंगे। अब हमारे पास एंड में टोटल रिसोर्सेस आ जाएंगे। अब सेफ सीक्वेंस क्या होगा? जिस सीक्वेंस में हमने एग्जीक्यूट किया था, सबसे पहले P2, फिर P4, P5, P1 और P3, तो ये आ जाएगा हमारा सेफ सीक्वेंस। तो यानी कि सेफ सीक्वेंस अगर कैलकुलेट हो पा रहा है, सारे प्रोसेसेस जो एग्जीक्यूट हो पा रहे हैं,
मतलब हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है और कोई डेडलॉक नहीं है यहाँ पे। तो इसके साथ हमने कवर कर लिया डेडलॉक अवॉइडेंस। नेक्स्ट है डेडलॉक डिटेक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम डेडलॉक को डिटेक्ट करते हैं कि डेडलॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है इस कंडीशन में। इसके लिए दो मेथड्स हैं, एक है वेट फॉर ग्राफ, दूसरा है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। वेट फॉर ग्राफ होता है जब सिर्फ एक ही इंस्टेंस है हर रिसोर्स टाइप का, तो उसमें हम एक ग्राफ बनाते हैं और हम इसमें साइकिल चेक करते हैं। अगर उस ग्राफ में साइकिल बन रहा है मीन्स डेडलॉक है यहाँ पे। जैसे जो पी मतलब जो एजेस हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P1 पॉइंट कर रहा है पीजे को, यानी कि PI इज डिपेंडेंट ऑन पीजे। तो यहाँ पे एक डिपेंडेंसी है, PI पीजे पर डिपेंडेंट है किसी रिसोर्स के लिए। PI इज डिपेंडेंट ऑन पीजे, पीजे इज डिपेंडिंग ऑन पीके और पीके इज डिपेंडिंग ऑन PI। तो यहाँ पे एक साइकिल बन रहा है और यानी कि साइकिल है तो डेडलॉक है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ ये तब यूज होता है जब हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं रिसोर्सेज के। इसमें जैसे R1 है, इसके दो इंस्टेंसेस हैं, R2 है, इसके दो इंस्टेंसेस हैं। P1 R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और R1 का एक इंस्टेंस P2 को एलोकेटेड है, दूसरा P3 को एलोकेटेड है और P3 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए। तो ऐसे करके इसमें ग्राफ बनाते हैं और हम चेक करते हैं साइकिल्स। अगर साइकिल नहीं है ग्राफ में दैट मीन्स डेडलॉक नहीं है, और साइकिल है तो दो केस हो जाते हैं। अगर हमारे रिसोर्सेज के इंस्टेंसेस सिंगल इंस्टेंस है तो पक्का डेडलॉक होगा, 100% डेडलॉक होगा। और अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो हम कुछ बैंकर्स एल्गोरिदम को लगा के चेक करते हैं कि डेडलॉक होगा या नहीं होगा। अगला है डेडलॉक रिकवरी। अब डेडलॉक अगर हो चुका है अब हम उसको रिकवर कैसे करेंगे सिस्टम को। तो इसके अंदर 3 टेक्निक्स होते हैं। पहला है प्रोसेस टर्मिनेशन, किल द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द डेडलॉक। अब इसके अंदर दो स्ट्रैटेजीज हैं, किल द ऑल डेडलॉक्ड प्रोसेसेस, सारे प्रोसेसेस को टर्मिनेट कर दो। ये काफ़ी सिंपल है बट इसमें काफ़ी वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम है। और दूसरा है किल वन एट अ टाइम, एक एक करके प्रोसेसेस को टर्मिनेट करो जब तक हमारा डेडलॉक रिजॉल्व ना हो जाए। ये एफिशिएंट टेक्निक है बट ये स्लो है क्योंकि हमें डिसाइड भी करना होगा कि कौन से प्रोसेस को टर्मिनेट करें। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है इसमें, प्रोसेस टर्मिनेशन का प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस, CPU टाइम कितना उसने कंज्यूम कर लिया है, हाउ मेनी रिसोर्सेज इट्स होल्डिंग। जैसे कोई प्रोसेस है उसने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होल्ड किए हैं तो मीन्स वो कहीं ना कहीं मेन रीज़न है डेडलॉक का, तो हम अगर उसको पहले ही टर्मिनेट कर दें तो सिस्टम सही हो सकता है। और अगला है वेदर इट कैन बी रीस्टार्टेड ईजिली। इन कंडीशंस के बेस पे हम चेक करते हैं कि टर्मिनेट करना है या नहीं करना है। दो स्ट्रैटेजीज हैं, किल ऑल डेडलॉक्ड प्रोसेसेस या फिर किल वन एट अ टाइम। अगला मेथड है रिसोर्स प्रीम्पशन, यानी कि फोर्सफुली किसी रिसोर्स को लेके किसी और प्रोसेस को दे दो। OS ये भी कर सकता है बट इसमें भी इश्यूज हैं कि विच रिसोर्स टू प्रीम्प्ट, किस प्रोसेस को रिसोर्स को रिलीज करना चाहिए और किसको दें। और स्टार्वेशन प्रॉब्लम हो सकता है इसमें कि मतलब कोई प्रोसेस है जो स्टार्व कर जाएगा CPU के लिए, जिसको CPU टाइम मिल ही नहीं पाएगा और वो वेटिंग कंडीशन में ही रह जाएगा। अगला है प्रोसेस रोल बैक। हम रोल बैक करेंगे किसी प्रीवियस स्टेट में, बट इसके अंदर क्या है कि जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर चेक पॉइंट्स हो, हम एक चेक पॉइंट्स को मेंटेन करके चलें प्रोसेस के स्टेट के। तो इसमें क्या होगा, हमें मेमोरी काफ़ी यूज़ होगी। ये लेकिन यूज़फुल होता है लॉन्ग ट्रांजैक्शंस वाले सिस्टम में कि हम हर चेक पॉइंट को मेंटेन कर रहे हैं, हर स्टेट को मेंटेन कर रहे हैं। तो हम उसमें पीछे वाले चेक पॉइंट पर जा सकते हैं जब कोई कंडीशन हमें लगे डेडलॉक का है, तो किसी सेफ स्टेट में हम रोल बैक कर सकते हैं। सो विद दिस डेडलॉक भी हमने कंप्लीट कर लिया है। वी हैव कंप्लीटेड विद आवर यूनिट 2। दैट वाज ऑल। थैंक यू।